अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में बहुत खुशामदीद, मैं हूँ उवैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। ज़माना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा। सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौर, साकी के छुप के पीते थे पीने वाले। बनेगा सारा जहान मैखाना, हर कोई बादखार होगा। कभी जो आवारा जुनूं थे, वो बस्तियों में फिर आ बसेंगे। बरहना पाई वही रहेगी, मगर नया खारजार होगा। सुना दिया गोश मुंतज़िर को हिजाज की खामोशी ने आखिर, जो अहद सहराइयों से बांधा गया था फिर उस्तवार होगा। निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुद्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। किया मेरा तज़किरा जो साकी ने बादाखारों की अंजुमन में, तो पीर मैखाना सुन के कहने लगा कि मुँह फट है खार होगा। दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो, वो अब ज़रे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। न पूछ इकबाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत है उसकी। कहीं सरे राह गुजार बैठा, सितमकशे इंतज़ार होगा। फ़िक्र नज़र के पैमाने पर वही शेर व अदब अपने लाजवाल होने का एतराफ़ करवाता है, जो ज़मान और मकान की सरहदों से बालातर हो और जिसका मकसद साले इक़दार की तबलीग हो। इस आला मयारी शेर व अदब के पैगंबर चमकते सूरज की मानंद जलवागर होते हैं, जिसकी रोशन किरणें कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को मुनव्वर कर देती हैं। आसमान अदब के उन दरख्शिंदा सितारों में सबसे बड़ा नाम शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा इकबाल का है। शेर व अदब के तिश्ना लबों को मैनोशी के आदाब सिखाने वाले इकबाल अपने बेनज़ीर तख़य्युल और निराले अंदाज़े बयान के सबब उर्दू नज़्म के सबसे अजीम शायर तस्लीम किए जाते हैं। इकबाल एक अहद शनास और अहद साज शायर थे। इकबाल का इश्क उर्दू शायरी और तसव्वुफ़ के रिवायती इश्क से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक ऐसे इश्क के कायल थे जो आरजुओं में वुसअत पैदा करके हयात व कायनात को मुसख्खर कर सके। उनकी शायरी मकसदियत और शेरियत की बेमिसाल आमेज़िश है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए 80 बरस हो गए। आज 9 नवंबर को उनका 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, लेकिन उनकी जो पैगम्बराना शायरी थी उसका इफ्तिखार गुज़रते वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। और इस इफ्तिखार का बुनियादी सबब है वो इनकलाबी फ़िक्र जिसने उन्हें शायर मशरिक़ बनाया था। आज का ये प्रोग्राम और इसका ये अहम तरीन सेगमेंट अल्लामा इकबाल के नाम है, और आज हम अल्लामा इकबाल के हवाले से मुख्तलिफ़ जहतों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कलाम इकबाल भी होगा, इकबाल की शायरी भी होगी, इकबाल के जो सियासी अफ़कार थे, जो इकबाल के सियासी नज़रियात थे, उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। और ये देखेंगे कि हमारा जो आज का सियासत का चलन है, क्या वो इकबाल का जो फ़लसफ़ा था उससे मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। फिर उसके अलावा हमारे साथ मिकाल हसन बैंड भी मौजूद होगा, जो कि इकबाल के आज के यौम पैदाइश पर कलाम इकबाल रिलीज़ करने जा रहा है, उस पर भी बात होगी। इकबाल ने वो जो कहा है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो एक ऐसी खातून से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ कलाम इकबाल से ही होगा, और कलाम इकबाल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानूर अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो स्कूल में कितना पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल को आप लोग? बहुत पढ़ते हैं। बहुत पढ़ते हैं? अच्छा, मुझे तो लगता था बहुत कम पढ़ते हैं भाई, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि बहुत पढ़ते हैं। तो आपको अल्लामा इकबाल की शायरी से अगर हम कहें कि भाई कौन सा शेर अच्छा लगता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी के अलावा अगर कोई सुनाना हो तो कौन सा सुनाएंगी? क्योंकि वो तो जो शायरी है वो हम हमेशा पढ़ रहे होते हैं और वो बड़ी खूबसूरत शायरी है।
बिल्कुल। एक बहुत ही प्यारा सा उनका शेर है जो मैंने कल ही सुना एंड आई थॉट यार क्या बात है। हाँ। तो मैं वो शेयर करना जरूर, चाहूँगी जरूर। कि महरूम रहा दौलते दरिया से वो गवास, महरूम रहा दौलते दरिया से वो गवास, करता नहीं जो सोहबते साहिल से किनारा। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, हमने आपको भी शामिल करना है अपने प्रोग्राम में, तो फ़ोन लाइन्स ऑन करते हैं। आप लोग भी अल्लामा इकबाल के हवाले से जो आपका पसंदीदा शेर हो वो हमें सुनाइए, और इकबाल के हवाले से जो आप बात करना चाहें वो भी करते हैं। तो फ़ोन लाइन्स भी थ्रू आउट इस पूरे घंटे में ऑन रहेंगी। इकबाल के कलाम से आगाज़ करते हैं। कौन सा कलाम सुनाएंगी सबसे पहले हमें आप? उनका बहुत ही एक फेमस जिसे कहेंगे, हर एक की ज़ुबान पर हर लहजा है मोमिन, मोमिन की नई शान, नई नई शान। शान। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त, सुनाइए जी, हो जाए। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन की। कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन की। कि ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन, वाह वाह वाह। ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन की। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। इस कदर डीप मैसेज है ये कि अगर ये मैसेज समझ लिया जाए तो बस फिर उसके बाद और कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो जीने का फ़लसफ़ा है वो बयान कर दिया अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा जब हाजिर होंगे तो इकबाल के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलते दुनिया, ये रिश्ता पैबंद, वाह वाह वाह। ये मालो दो ये रिश्ता ओ पैबंद, बुताने फैमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।
हक ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है? वाह 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 वाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह। और इसी का आखिरी शेर जो था, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ज़माना चाहे कैसा भी हो, ज़माने की आस्तीनों में बुत हों, जमात की आस्तीनों में बुत हों, वो सब आपके ख़िलाफ़ हों, सब आपके सामने एक महाज बनाकर खड़े हुए हों, लेकिन वो जो हुक्म अज़ां है, वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म है, वो खुदा ने दे दिया है। तो बस उस हुक्म को पूरा करना है, चाहे आपके सामने कितने भी मुखालिफ हों, चाहे कोई भी मुखालिफ आपके सामने हो, कैसा ही कितना ही बड़ा मुखालिफ आपके सामने हो और कितनी ही बड़ी तादाद में हो, बस ये याद रखना है कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मानूर, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने तो आज सुबह ही सुबह समा बांध दिया, और हमारी दुआ ये है कि इसी तरीके से ये जो आपकी आवाज़ है उसका आप जादू जगाती रहें और हमारे प्रोग्राम में आती रहें। इंशाल्लाह। एंड टुडे आई एम रियली मिसिंग शिफा आपी। भाई वो तो हम सब मिस कर रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन कभी कभी देखें आप, मैं भी होता हूँ, तो आप सिर्फ मुझे जो है वो बिल्कुल मेरे साथ प्रोग्राम करें सिर्फ, ज़रूर। लेकिन इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम भी बुलाएंगे ज़रूर। और बड़ा ही अच्छा आपने कलाम सुनाया हमें। नाज़रीन, ये जो कलाम इकबाल है, इसको पढ़ना हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो फ़लसफ़े और जो बातें और जो गहराइयाँ इकबाल के कलाम में हैं, वो अगर हम समझ लें तो हमें समझ में ये आएगा कि क्या क्या बड़ी बड़ी बातें वो करके गए हैं और हमने उन्हें कैसे भुलाया हुआ है और कैसे याद रखना है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा कुछ देर में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, अल्लामा इकबाल ने यह कहा था। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही खातून से करवा रहे हैं, पाकिस्तान की खातून ट्रैफिक वार्डन जिन्होंने UN मिशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड अपने नाम किया। सलमा अब्दुल गनी इनका नाम है। 46 ममालिक की फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अफसरान में से मुमताज़ कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया। इम्तिहान और इंटरव्यू के जो UN मिशन पर जाने वाली पहली पाकिस्तानी ट्रैफिक वार्डन है और 8 माह के UN मिशन पर 40 ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारान ने सूडान में तरबियत हासिल की। सलमा गनी ने 7 ममालिक की फोर्सेस से आए हुए अफसरान को सूडान में लीड किया और बेहतरीन परफॉर्मेंस अवार्ड हासिल किया। सलमा अब्दुल गनी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज यौम इकबाल भी है, तो हम इसी हवाले से अल्लामा इकबाल के हवाले से भी बात कर रहे हैं। और वो जो उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि जब वो वजूद ज़न की बात करते हैं तो आप जैसी मिसाल बनने वाली ख़वातीन हमारे सामने आती हैं, हमारी कौम का भी सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं, और वो जो इकबाल का फ़लसफ़ा है वो अमली तौर पर हमारे सामने लेकर आती हैं। तो ये बताइए कि आपका जो ये UN का मिशन था, ये क्या था, और इसमें जो अवार्ड आपको मिला वो उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, क्या थी कारकर्दगी वो?
जी, सूडान में हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो मिशन क्लोज़ हो चुका था। उसके बाद ड्रॉ डाउन का एक फ़ेज़ आता है। तो ड्रॉ डाउन में जो जितनी भी फोर्सेस आई होती हैं उनको हम रिपेट्रिएट करते हैं, और रिपेट्रिएशन में जो है मेरे ज़िम्मे जो रिपेट्रिएशन आई वो आर्मी की रिपेट्रिएशन थी। उसमें 7 कंट्रीज़ की आर्मी शामिल थी और उन आर्मी को मैंने रिपेट्रिएट करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिपेट्रिएट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अच्छी सलाहियतों को बुरुकार लाते हुए तमाम जो है वो परफॉर्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे इज़्ज़त से नवाजा गया और उसी रिपेट्रिएशन पर ही मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइए कि इस मिशन के लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो किस तरह हुई थी, और आप पहली पाकिस्तानी खातून वार्डन हैं जो कि इस मिशन पर गई थी? जी बिल्कुल, हमारी जो सिलेक्शन है 2019 में यूएनओ मिशन की तरफ से ही एक लेटर आया था जिसमें हम लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग अपीयर हुए एग्ज़ाम में और फिर हंड्रेड्स की तादाद में पास हुए। उसके बाद फिर एक लेटर आया 2020 में कि इतने लोग जो हैं वो मिशन पर हमें दरकार हैं। उसमें मेरा भी नाम शामिल था अल्हम्दुलिल्लाह, और हम तब मिशन में गए। तो वहाँ पर हमने जो परफॉर्म किया वो मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल, और इसकी जो मिशन की जो बुनियादी ड्यूटीज़ थी वो क्या होती हैं? मिशन जो है वो एज हम लोग जब भी जाते हैं मुख्तलिफ कंट्री से जो भी लोग जाते हैं, पुलिस हो, आर्मी हो या दूसरे लोग, वो एज ए पीस कीपर जाते हैं। जितने भी यूनिफॉर्म पर्सनस होते हैं, हम लोग भी यहाँ पर यहाँ से एज ए पीस कीपर ही गए थे, और वहाँ पर हम लोगों ने अमन को मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे ज़िम्मे ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनको परफॉर्म किया था। मुख्तलिफ जो है इलाकों में जाके वहाँ लोगों के मसाइल हम लोगों ने रिकॉर्ड करने होते हैं, उनको फिर रिपोर्ट बनाकर यूएनओ न्यूयॉर्क जो है वो सेंड करनी होती है कि यहाँ इस इलाके में ये मसाइल हैं। फिर यूएनओ जो है वो अपने मुख्तलिफ टीमों के ज़रिए और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ज़रिए उन जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। सही। और आप जब गई वहाँ पर तो जो बाकी लोग आपके साथ काम करने वाले थे जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे, उनमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल थे या ये सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड मिशन था? जी, ये बिल्कुल मर्द और ख़वातीन दोनों ही शामिल होते हैं, और ये जो भी फोर्स में होता है वो मेल भी होते हैं, वो फीमेल भी होते हैं, वो आर्मी है, पुलिस है, या दूसरी एजेंसीज हैं, रेंजर्स हैं, तमाम लोग शामिल होते हैं। और इसी तरह से हमारे इधर पाकिस्तान से भी जो है वो मेल फीमेल सब गए थे। सही। और ये जो 7 ममालिक की जो टीम थी जिनको आपने लीड किया, उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे? जी, उसमें जो है वो नेपाल, बांग्लादेश, इथोपिया, रवांडा, पाकिस्तान आर्मी और चाइना आर्मी की शामिल थी। इनको मैंने रिपेट्रिएट किया, और रिपेट्रिएशन में जो है वो इनका तमाम जो आर्म्स होते हैं, एमुनिशंस होता है, और तमाम इनके ट्रांसपोर्टेशन होती है, लगेज होता है, वो तमाम का तमाम हमने रिपेट्रिएट करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉ डाउन में लोगों की तादाद भी बहुत कम होती है जो वर्किंग पोजीशन में होते हैं, तो इसलिए काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किया। सही। तो अब आप इस मिशन पर गई, आपने इतने मुल्कों के जो फोर्सेस थे उनसे इंटरेक्शन किया, उनको लीड भी किया माशाल्लाह। तो आपकी क्या लर्निंग्स ऐसी थी इस मिशन से? ज़ाहिर है अवार्ड आपने जीता, बहुत कुछ आपने सीखा भी, परफॉर्मेंस भी आपकी बेहतरीन रही, लेकिन हम अगर आपकी 2-3 जो मेन लर्निंग्स हैं वो पूछना चाहें तो वो क्या थी इस पूरे मिशन से, जो कि यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए? जी, सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं कि ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा अपर स्टैंडर्ड पर रखा जाता है। फिर हरासमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है कि वो बिल्कुल किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लॉ को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स किया जाता है वहाँ पर कि जो है ना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि जो है ना वहाँ पर अगर चीफ भी है तो वो भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, और अगर कोई वहाँ पर बिल्कुल एक गार्ड है या स्वीपर है वो भी रूल को फॉलो करेगा। तो ये चीज़ें मेन है वहाँ पर, जो कि मेरी ये विश है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बिल्कुल अब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को बिल्कुल अपर बॉडी पर रखना चाहिए, और उसके बाद जो हरासमेंट का हमारे यहाँ एक एक्ट पाया जाता है उसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। सही, वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने पॉइंट आउट की हैं। फाइनली आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब जब आप ये अवार्ड जीत कर आ गई हैं और दोबारा से आपने अपना जो है वो काम यहाँ पर पाकिस्तान में शुरू कर दिया है, आगे आपके क्या इरादे हैं? किस लेवल तक जाना है, किस लेवल तक पहुँचना है, क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी है?
मेरी ये विश है और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि मैं दोबारा मिशन में जाऊं और मज़ीद जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है, पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम जो पाकिस्तानी वहाँ गए हुए थे, हम लोगों ने वहाँ अच्छी कारकर्दगी की और बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड्स भी अपने नाम किए। तो मैं ये चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी पर जो है वो अवार्ड्स मिलने चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में भी अवार्ड्स का इस तरह का सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए। ये अवार्ड वैसे डेडिकेट किसको किया आपने? क्योंकि वो सब अवार्ड जीतते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई ये मैं अवार्ड किसी को डेडिकेट कर रहा हूँ, तो आपने किसको डेडिकेट किया? जी, ये मैं अवार्ड अपनी फैमिली को डेडिकेट करती हूँ। वाकई फैमिली के बगैर तो कोई भी शख्स जो किसी भी मकाम पर है वो नहीं पहुंच सकता। ऐसा तो बहुत बड़ी आपने डिपार्टमेंट की भी मुकम्मल सपोर्ट इसमें शामिल है। डिपार्टमेंट और फैमिली दोनों को मैं मतलब साथ साथ लेके चलूँगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया और मैं ये अवार्ड जो है इन दोनों के नाम करती हूँ। यानी कि बात ये हो गई कि अगर ये माशरा और फैमिलीज़ ये हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करें और आगे बढ़ने के उनको मौक़े फ़राहम करें, तो फिर देखें पाकिस्तानी ख़वातीन किस तरीके से दुनिया में जाती हैं और दुनिया में अपना और पाकिस्तान का नाम ऊंचा करती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमा गनी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। UN मिशन पर इन्होंने अवार्ड जीता, हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर हमारे प्रोग्राम की भी शान बढ़ाई। वक्फ़ा लेते हैं नाजरीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बुनियादी तौर पर एक शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर थे, लेकिन उन्होंने सियासियात पर इज़हार ख़याल के साथ साथ अमली सियासत जो थी उसमें भी भरपूर हिस्सा लिया और आपके जो सियासी नज़रियात थे उसने माशरे में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की, मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपने हुकूक से आगाह किया। तसव्वुर पाकिस्तान के मौजूद के हवाले से तो आपकी शख्सियत नुमायाँ और वाज़ेह है, जबकि एक सियासी मुफ़क्किर की हैसियत से लोग ज़रा कम आशना है। अल्लामा इकबाल का जो सियासी विजन था, जो उनकी निगाह थी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे मारूफ शायर और दानिश्वर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मिजाज बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इकबाल और सियासत, एक वो ढंग है जो इकबाल ने हमें सियासत का बताया और एक वो सियासत है जो कि आज राइज है। इन दोनों का अगर आप मवाजना करें तो क्या फ़र्क या मुमासिलत पाते हैं? असल में पहली बात तो यह है कि सियासत और दीन दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। इकबाल का नुक्ता नज़र ये था कि दीन और सियासत एक ही चीज़ है। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। बिल्कुल, यानी दीनी अकायद के और दीनी नज़रियात के बग़ैर सियासत जो है वो एक तरह का फ़ैशिज़्म है। चुनांचे दीन को लाजिमा समझते हैं इकबाल। चुनांचे इकबाल की तमाम शायरी, इकबाल की फ़िक्र, इकबाल की तमाम जद्दोजहद दीनी इस्लाह से और दीन के मुस्तक़बिल से और दीन की फ़लाह बहबूद से वाबस्ता है और उनकी सियासत जो है वो दीन के ताबे है। सही। तो हम जो आज ये बात करते हैं कि जी दीन और सियासत दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो फिर ये तो हम डायरेक्टली यूँ कह लीजिए कि एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इकबाल से? जी बिल्कुल, ये एक तज़ाद है और इस्लाम में इस किस्म की दुई जो है वो काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी अगर आप देखिए तो सारी जिद्दोजहद जो है अमली वो यानी इंसान की फ़लाह व बहबूद और माशरे की फ़लाह व बहबूद दीन के साथ है। चुनांचे जब आप बार बार तस्करा सुनते हैं और आजकल उसको नारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, रियासत मदीना या खिलाफत राशिदा, ये क्या है? ये तो दीन के साथ साथ है। यानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी सारी जद्दोजहद जो है वो दीनी भी है और सियासी भी है। माशरे में तब्दीली, माशरे के खल्क़ खुदा की बेहतरी और इंसानों की फ़लाह बहबूद, ये दोनों चीज़ें मिली हुई थी। चुनांचे इंसान की फ़र्द की फ़लाह बहबूद और उसकी तरक्की और माशरे की फ़लाह बहबूद और उसकी तरक्की खैर की तरफ, यही
गोया इस्लाम का मुंतहा था, यही नबी करीम की ज़िंदगी थी और इसी को इकबाल ने आगे बढ़ाया। चुनांचे वो लाजमा समझते हैं दीन का, अपनी सियासत का, चुनांचे इस्लाम की फ़लाह के लिए, यानी इस्लामिया ने दुनिया की फ़लाह बहबूद के लिए उनकी तमाम ज़िंदगी वक्फ़ रही और उन्होंने शुरू से ही जब अपनी शायरी और का आगाज़ किया तो फ़ारसी और उर्दू दोनों में उन्होंने काम किया, फिर अंग्रेज़ी में उन्होंने खुतबात लिखे, मगर इन सब का मरकज़ और महवर जो है वो बुनियादी तौर पर दीन है। सही। अच्छा सर, ये भी एक मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब हम आज जो सियासत और दीन का एक इम्तिजाज देखते हैं तो उसके अंदर एक इंतहा पसंदी की भी कैफियत नज़र आती है और वो कुछ मामला जो कि गुज़िश्ता दिनों भी हुए उस पर भी हमने देखा कि हम एक इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं। तो वो जो एक इंतहा पसंदी है वो अल्लामा इकबाल के नज़दीक जो है उसको रोकने का, उसके सद्देबाब का वो क्या फ़लसफ़ा पेश करते हैं? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि दीन में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। थियोक्रेटिक स्टेट में और इस्लामिक स्टेट में बड़ा फ़र्क है। ये जो पाकिस्तान है ये फ़लाही इस्लामी ममलकत के तौर पर वजूद में आया था और इकबाल स्पिरिचुअल इस्लाम के और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के कायल थे। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और ये कॉइन किया था जिसको नज़रअंदाज किया जाता है कि जमहूरियत की रूहानी असास क्या होनी चाहिए। जावेद इकबाल ने इस पर तफसील से बहस की है। चुनांचे कोई गुंजाइश इंतहा पसंदी की और तशद्दुद की नहीं है। वो इस्लाम से मुतसादिम है वो नज़रिया जिसमें इस तरह की तशद्दुद और इस तरह की इंतहा पसंदी को रवाज दिया जाता है और ज़ाहिर है कि दीन को कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप इत्तेदाल और तवाज़ुन से अपना रास्ता मुख्तलिफ करें और वो लोग जो आपकी राय से इख्तलाफ रखते हों या मुख्तलिफ राय रखते हों उनको आप ज़िंदा रहने का हक़ न दें और दूसरे अक़ीदे को कबूल न करें। चुनांचे रियासत मदीना में नसारा को और यहूद को और वो लोग जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते थे उन सब को रहने की वक्त आज़ादी थी। चुनांचे हमारे माशरे में और जैसा कि कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने शुरू में ही वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान के क़याम के बाद इस तरह की तफरीक़ कि किसका क्या मज़हब है इससे, मगर इसका ये क़तई मतलब नहीं है कि आप जो इस्लाम के बुनियादी अक़ायद हैं या आपके दस्तूर में भी ये लिखा हुआ है कि हम अपने कुरान और इस्लाम से इन्हराफ की कोई सूरत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर जो है ये इसकी जी सर जी कौन सी आप फरमा रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ एक और टर्मिनोलॉजी जो इकबाल इस्तेमाल करते हैं वो सुल्तानी जमहूर की है कि वो सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। तो वो सुल्तानी जमहूर या जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी ये दोनों एक ही चीज़ है या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? नहीं, बिल्कुल एक ही चीज़ है, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। देखिए, सुल्तानी का मतलब तसल्लुत या सुल्तान का मतलब जो है वो यानी हुक्मरानी, जिसका गोया इख्तियार और इक़्तिदार जो है वो अवाम का है, यानी अवाम का इख्तियार है और गोया इक़्तिदार आला जो है वो अवाम के हाथ में। इसको इकबाल अच्छा देखिए, दूसरी चीज़ें जो हैं सियाक़ व सबाक़ से हटाकर चीज़ों को नहीं देखा जाना चाहिए। इकबाल जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ये है कि जो रवायती ढांचा है, फरसूदा ख़यालात हैं, जो निज़ाम जागीरदाराना निज़ाम है जो पीरों का और गोया एक जाली किस्म की रूहानियत का निज़ाम है, उसके वो ख़िलाफ़ हैं। चुनांचे सुल्तानी को और पीरी को और बादशाही को वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और वाज़े तौर पर रिजेक्ट करते हैं। चुनांचे कोई उसमें जैसे होता है ना कि इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल वाज़े तौर पर वो दोनों चीज़ों को, अभी देखिए यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गिली में बूज़रो दलक़े ओवैसो चादर ज़हरा। अब इससे पूछा जाए कि भाई गिली में बूज़र और दलक़े ओवैस
और चादर ज़हरा, ये 3 इस्तिआरे जो इकबाल ने इस्तेमाल किए हैं, इसका सियाक़ो सबाक़ क्या है? अगर आप तारीख़ से पूछें, अपनी तारीख़ से पूछें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बाकायदा इजहार करती हैं अलामत के तौर पर कि ये हम थियोक्रेटिक स्टेट को और किसी भी किस्म के जबर को, किसी भी फॉर्म के जबर को इस्लाम कबूल नहीं करता। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार आरिफ साहब, वक्त दिया आपने और इकबाल के जो सियासी नज़रियात थे, जो उनका जो सियासी एक विज़न था, उसके हवाले से हमारी रहनुमाई की। वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इसी से तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रू से आही। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रू से आही। ये मौजे नफस क्या है, तलवार है खुदी क्या है, तलवार की धार है खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात खुदी क्या है, बेदारी है कायना, अंधेरे उजाले में है ताबना, मनो तू में पैदा, मनो तू। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश करने के लिए मीकाल हसन साहब की तरफ से, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मौसीक़ार गुलकार रहे हैं, और उनकी तरफ से ये एक पूरा एक ट्रिब्यूट का प्रोजेक्ट है जो कि वलीद इकबाल साहब के साथ मिलकर इन्होंने किया है। मीकाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मीकाल। सर कैसे हैं आप? मीकाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका आइडिया कैसे आया, क्या आपने इसके पीछे जो है वो थॉट थी आपकी, एंड देन हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट? जी इसकी थॉट बड़ी सिंपल थी। वो ये थी कि अल्लामा इकबाल जैसी लेजेंडरी हस्ती और इतने एक इन्फ्लुएंशियल और रेवोल्यूशनरी पोएट की वर्ड्स को, उनके अल्फाज को हम एक मॉडर्न उसको कॉन्टेक्स्ट में किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक छोटा सा चैलेंज था। तो इसको जब हमने मेलोडीज़ की कंपोज की, उसके जो म्यूज़िक की कंपोजिशन थी, वो हमें इस चीज़ की बड़ी ख़ास हमें ख्याल रखना पड़ा कि वर्ड्स की फ़्लो के साथ कोई चीज़ इंटरफेयर ना करे। सही। और इसकी जो शायरी है उसकी सिलेक्शन और जो सारी वर्डिंग्स हैं उसका क्या बुनियाद है उसकी? जी बिल्कुल जी, वो वलीद इकबाल साहब ने पोइट्री सिलेक्ट की थी। उन्होंने कहा कि ये वर्ड्स अगर हम सिलेक्ट करें तो इस पे तुम लोग कुछ म्यूज़िक रेडी करो, इसके ऊपर कंपोजिशन बनाओ। और ये जो आर्टिस्ट जो ये परफॉर्म कर रहे हैं गाना, इनका नाम पुअर रिच बॉय है। ये लाहौर का एक बड़ा ज़बरदस्त एक बैंड है। आमतौर पे ये अंग्रेज़ी में सॉन्ग्स करते हैं, तो मैंने इनसे फिर रिक्वेस्ट की कि आप लोग इसको ट्राई करें। और जो इनके जो वोकलिस्ट है, जो कंपोज़र भी हैं, जिन्होंने मेलोडी इसकी दरियाफ़्त की थी, वो उमर खान साहब हैं। उन्हीं ने गाया है, उन्होंने इसकी मेलोडी कंपोज की है। तो हमारी कोशिश ही थी कि जिस तरह पोइट्री की फ़्लो है उसके वर्ड्स की, तो म्यूज़िक भी उसी तरह एक फ़्लो करे उस एक मैनर के अंदर। अच्छा, ये जो मैं अभी इसकी ट्यून सुन रहा था, बड़ी एक सिंपल सादा सी ट्यून है, लेकिन ज़ाहिर है म्यूज़िक को जानने वाले और समझने वाले ये बात जानते हैं कि सादा सी ट्यून बनाना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्शन है वो कितना मुश्किल होता है कि आपने एक तो ट्यून सादा रखनी है, दूसरा ये कि फिर वो जो एक प्रेशर, जो कि ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल के साथ एक पूरी कौम के एक जज्बात वाबस्ता है, तो उसका भी तो एक प्रेशर होता होगा। बिल्कुल जी, बहुत प्रेशर होता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोगों की एफ़र्ट ये थी कि इसको सिंपल रखें, ताकि ये कोई सुने तो एक आधी बार सुनने में वो गुनगुना सके इसकी धुन को। बिकॉज़ अगर हम बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो वो भी फिर लोगों को इतना ईज़िली हज़म नहीं होगा। उसको सिंपल रखने की कोशिश की ताकि वो सुनते साथ ही आपको एक फ़ीलिंग मिले। एक तो जो पोएम है उसकी फ़्लो ना ख़राब हो, लेकिन एक फ़्लो उसका मिले आपको, एक फ़ीलिंग मिले आपको उसकी वर्ड्स की, उसकी मेलोडी की।
तो कोशिश ये थी कि इसको कॉम्प्लिकेट नहीं हमने करना, इसको सही। अच्छा, जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज हुए हैं वो हमें तो सिर्फ गिटार नजर आ रहा है, दैट्स इट, एक यही है? नहीं, आगे जैसे गाना खुलता जाता है उसमें ड्रम्स भी आते हैं, उसमें परकशन भी आती है, उसमें बेस गिटार भी आती है, और फिर और भी गिटार्स के लेयर्स उसमें खुलते जाते हैं जैसे गाना बिल्ड होता जाता है। ओके, सही। तो ये गाना जो है वो यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है, लोग सुन सकते हैं, इसको देख सकते हैं जाकर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल। निकाल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हम एक छोटा सा न्यूज़ ब्रेक लेंगे। हम एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो इस गाने के सिंगर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा पूछेंगे कि खुदी क्या है, आपसे भी ज़रा आपके जहन में जो खुदी का एक नक्शा है वो पूछेंगे, और फिर इसी गाने की एक छोटी सी लाइव परफॉर्मेंस भी होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मीकाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कलाम इकबाल पर बात हो रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त कलाम लॉन्च किया गया है, आज ही रिलीज़ किया गया है अल्लामा इकबाल की 144वीं यौम पैदाइश पर, और ये कलाम है खुदी क्या है। तो मीकाल साहब, आपके हवाले से आपने इस कलाम को बनाते हुए क्या समझा, खुदी क्या है, वो ज़रा हमें भी समझाइए प्लीज़। बेसिकली जिस टाइम पे इकबाल ये पोइट्री लिख रहे थे वो एक ऐसा टाइम था जब हमारी जो कौम थी वो एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट के अंडर फंसी हुई थी। हमारे कोई एस्पिरेशंस नहीं रही थी, हमारे पास हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर जो था हमारे से, उसको दबा दिया गया था। इकबाल हमें अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने अल्फाज के थ्रू ये समझाते हैं और ये बताते हैं कि जो स्ट्रगल है वो इंसान की पर्सनल और नेशनल लेवल पे हमेशा जारी रहती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आपको सारी ज़िंदगी लड़ना पड़ेगा, और इसको ओवरकम करने का, ओवरकम आप जब करेंगे तो आप एक तलवार की तरह एक रेडीनेस, एक एक्शन में आप आएंगे, ताकि आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो वो एक समझें कि आपकी लाइफ का पर्पस जो है, जो आपकी एक मकसद है आपकी ज़िंदगी का, वो आप फुलफ़िल नहीं पूरे तरीके से कर पाएंगे। तो पूरी जो मैसेज जो है वो ये है कि ये एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल भी होती है इंसान की, लेकिन एक नेशन के लिए एक स्ट्रगल होती है, अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, उन चीज़ों के लिए जिसमें हमारे फाउंडेशंस ले की गई हैं। तो इकबाल का मैसेज जो है वो सिर्फ उस टाइम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो हमारी आज की जनरेशन के लिए और आज के लोगों के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि अभी भी हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए हम सबको मिल के इकट्ठे काम करना है, और मिल के इसको एक हमारी जो नेशन की जो एक नेशन बिल्डिंग मेजर्स होते हैं उनमें हम सबको फुली एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। और इसका तरीका क्या करने का, इसका तरीका है कि एक्शन लें, पॉजिटिव एक्शन लें, और नेगेटिविटी और समझें कि अपने जहन के अंदर आप अगर कैद रह गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक्शन लेंगे, अपने थॉट्स को असेंबल करेंगे, पॉजिटिव एक्शन में आएंगे तो दुनिया आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रगल जो है ये सिर्फ इंसान की नहीं, अकेले इंसान की नहीं होती, ये पूरा नेशन स्ट्रगल करता है। और वो जो इकबाल ने कहा था ना, वो आइडेंटिफाई कर दिया था, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो वो जब आप रब्त अपना मिल्लत से रखेंगे, अपने सारे माशरे से रखेंगे, तो वो आपकी पर्सनल स्ट्रगल भी बनेगी, और फिर वो पर्सनल स्ट्रगल तमाम लोगों की कंबाइन होगी और एक कौमी स्ट्रगल बन जाएगी। वाकई ये इकबाल का जो बुनियादी मैसेज है वो यही है। और जाहिर है वो अमल वाली बात भी आपने बिल्कुल इकबाल के शेर की ही तशरीह कर दी एक तरीके से। मुझे तो ये लगा कि वो जो उन्होंने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, तो वाकई ये जो मैसेज है ये की मैसेज है। अच्छा, ये मैसेजेस हम अपने यंगस्टर्स तक शायद सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए हैं। देखें, यही वजह है कि इनके जो ये लेजेंडरी ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अनफॉरगेटेबल पोइट्री है, इसको ज़रूरी है कि इसको जितने तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकें लोगों के लिए, क्योंकि हर किस्म का इंसान म्यूज़िक सुनता है। और अगर हम इसको बहुत ही अगर एक ट्रेडिशनल तरीके में देखेंगे तो नो डाउट वो तो लोग बहुत पसंद भी करेंगे, और होता भी आया है। हम लोग चाह रहे थे कि इसको एक नए रंग में इसको प्रेजेंट करें, कि सिंपल भी हो लेकिन सुनने को खूबसूरत हो, और इसकी वर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि पोइट्री और वर्ड्स का फ़्लो जो है वो टूटे ना।
और जैसे आप बता रहे हैं उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जो उन्होंने मैसेज हमें देना था, वो उस वक्त भी रेलेवेंट था और आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है कि हमारी स्ट्रगल अभी भी जारी है कि हम अपने नेशन की प्रोग्रेस के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उसके लिए काम भी करना है। सिर्फ सोचों से काम नहीं होने लगा, एक्शन से काम। जी बिल्कुल। सिर्फ अल्फाज, बुलंदोबांग दावे, सिर्फ बातें, इनसे काम नहीं चलता है। एक्शन की दुनिया है ये, और सिर्फ इससे बात, हाँ जी, एक्शन की दुनिया है जी, एक्शन की दुनिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपका जो ये एक्शन था वो सारी दुनिया के सामने आ गया है। अब हमारी दुआ ये है कि इसका मैसेज जो है वो सारी दुनिया तक बेहतरीन तरीके से पहुंचे। जिस इंटेंशन से आप ये दुनिया के सामने लेकर आए हैं और जो आपके जहन में, जो दिल में बात थी कि इकबाल का मैसेज जो है वो सब तक पहुंचे, और इसके अंदर जो आपने वो जो जिद्दत एक मौसीकी के हवाले से पैदा की, बहुत अच्छा हमें तो वो लगा इसको सुनकर। और हम चाहेंगे कि हमारी टीम जो है वो जब हम ये ब्रेक ले रहे हों तो दोबारा इस गाने को मुकम्मल तौर पर चलाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मीकाल साहब, आपका वक्त दिया आपने, और इसी तरीके से कलाम और कलाम इकबाल जो है वो लोगों में फैलाते रहेंगे, नौजवानों में फैलाते रहेंगे। सुनवाइए जी। इसी से जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आई। ये मौजे नफस क्या है, तलवार है खुदी क्या है, तलवार की धार है खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात खुदी क्या है, बेदारी है कायनात, अंधेरे उजाले में है ताबना, मनो तू में पैदा, मनो तू से पार, अंधेरे उजाले में है ताबना, मनो तू में पैदा, मनो तू से पार। वेलकम बैक। दूसरे सालाना पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स पीसा अवार्ड्स की तकरीब 5 नवंबर को मुत्तहदा अरब अमारात में हुई थी। दुबई के जुमेरा मदीना तेरेनिया में हॉल में हुई और वहाँ पर अवार्ड्स की तकरीब में मजमूई तौर पर 24 अवार्ड्स दिए गए थे। 2 तुर्क अदाकारों को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया और अर्तुगरुल गाजी जो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा तुर्की का था, पाकिस्तान में बड़ा मकबूल हुआ, उसके अदाकार थे जलाल आल, और उसी ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान के लड़कपन का किरदार अदा करने वाले अदाकार एमरे ओशेते को भी खुसूसी इन्फ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा गया। हम टीवी का जो ड्रामा प्यार के सदके, उसने बेहतरीन टीवी सीरियल का अवार्ड जीता, और एक ख़ास अवार्ड था जो कि मिला मॉडल ऑफ द ईयर के नाम से फ़हमीन अंसारी को। फ़हमीन अंसारी के नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन जब उनका चेहरा सामने आता है तो लोगों के जहन में फ़ौरन वो जो एक रिकॉल होती है वो जाग जाती है और लोग कहते हैं अरे हाँ, इन्हें तो हमने देखा है। बिल्कुल, फ़हमीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं पीसा अवार्ड में मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली। अस्सलाम वालेकुम फ़हमीन। वालेकुम अस्सलाम अवैस, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक फ़हमीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो, और बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको ये अवार्ड मिला मॉडल ऑफ द ईयर का। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आपकी और आपकी टीम का कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे, सो थैंक यू सो मच। देखें फ़हमीन, आपको इनवाइट करना ज़रूरी था ना, बनता है, क्योंकि अवार्ड आपने इतना ज़बरदस्त जीता है, इतना बड़ा जीता है, तो फिर तो हमारी तो इसमें कोई कोशिश नहीं थी। असल तो काम आपका था, आपने अवार्ड जीता, हमें बुलाना पड़ा। थैंक यू। अच्छा, ये आपके साथ होता है जो मैं कह रहा था कि वो लोगों को नाम से वाकफियत कम होती है, नाम से लोगों को वाकफियत कम होती है और फिर चेहरा देखते तो लोग कहते हैं अरे इनको तो हमने देखा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैस अब ये है कि नाम से भी होने लगी है, बिकॉज इट्स बिन 5 years इन दिस मॉडलिंग इंडस्ट्री, और क्योंकि नाम भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो फर्स्ट ऑफ इतनी जल्दी जो है वो जहनों में नहीं चढ़ता है, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ आने लगा है कि फ़हमीन अंसारी इज़ अ मॉडल। हाँ, और इसीलिए आपका वो जो निक नेम है फ़हम, वो ज़्यादा मशहूर है। फ़ैम मेरा रखा गया जब मैं एंटर हुई इस फील्ड में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता था। कुछ लोग फ़हीम बोल देते थे
अभी भी तो जो फिर उन लोगों ने ये कहा कि चलो फैम जो है ये है कि शॉर्टली हम तुम्हें फैम बोल देते हैं, तो फैम इसी तरह मतलब इजीली लोगों ने, जो मेरी इंडस्ट्री में लोग हैं वो मुझे फैम बोलते हैं, बट जो लोग हैं वो फहमीन अंसारी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम अब जहनों में चढ़ गया है नाम। फैम और ग्लैम का जो रिश्ता है वो ज़बरदस्त चल रहा है ना। अच्छा ये बताइए कि आप मॉडलिंग की दुनिया में आई कैसे थी, क्योंकि आपने तो बुनियादी तौर पर कोई नर्सिंग वगैरह पढ़ी थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और छोटी सी जर्नी है। मैंने जो अपना करियर है एक्चुअली 2016 से जो है वो स्टार्ट किया था और एक मॉर्निंग शो किया था जिसमें जो है वो ब्राइड की जो है वो ज़रूरत थी, और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं वो शो नहीं करने वाली थी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था मॉर्निंग शो पे जाना और ये सब, बिकॉज आई वॉज़ वेरी शाय। तो मेरी सिस्टर ने जो रश्मीन अंसारी, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज उस टीम पर जो है वो नबीला थी, नबीला मेकअप आर्टिस्ट। उन्होंने मुझे देखा, वो निदा यासिर का शो था, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी हाइट है, फेस है, कि तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करती हो। वहाँ पर मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ताबिश खोजा, उन्होंने मुझे जो है वो बहुत प्रमोट किया, उन्होंने मुझे बहुत जगह पिच किया। और क्योंकि वो होता है ना कि अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है तो लोग आपको प्रूफ करना पड़ता है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो कॉन्फिडेंट है, तो लोगों को दिखाई देता है। तो वही हुआ। नाउ यू कैन सी मी, इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह माई सेकेंड अवार्ड। और मैं ये समझती हूँ कि अवार्ड मिले ना मिले, आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। एक वक्त आएगा कि लोग आपको सीरियस लेंगे। यस, वो जो मेहनत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आपकी मेहनत जो है उसका सबूत, मुंह बोलता सबूत आपको इस अवार्ड की सूरत में मिला। और वाकई ये जो पजीराई मिलती है, वो जो एक फीलिंग होती है अवार्ड लेने वाली, वो क्या होती है व्हेन यू फील कि हाँ अब मैं जीत गई। और जाहिर है जो मुकाबला आपका जिन लोगों से होता है उनकी तरफ फिर आप किन नज़रों से देखते हैं? नहीं, मैं समझती हूँ जो नॉमिनेशंस में थे हमारे, वो सब इक्वली जो है विनर थे। अब जाहिर है ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ है, कभी कभी मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ, मुझे अवार्ड नहीं मिला, मगर हम लोग जो विनर होता है, हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि ओके उसे नहीं मिला तो नहीं। जो नॉमिनेशन होते हैं वो टॉप 5 होते हैं या टॉप 4 होते हैं, वो जो होते हैं वो सारे विनर्स ही होते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों से उनको फिल्टर्ड आउट किया जाता है और उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है, नॉमिनेट भी होना। बिल्कुल सही बात है। मैं असल में यही मैसेज आपसे लेना चाह रहा था ना कि चाहे आप अवार्ड जीतें या ना जीतें, उस जगह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको बहुत सारे लोगों में से सिलेक्ट करके उस मंच पर पहुंचाया गया है कि अब सिलेक्शन होगी कि कौन बेस्ट मॉडल बनेगा। वैसे आपका अपना फैशन सेंस जो है, क्योंकि एक मॉडल होने के नाते आपका अपना फैशन सेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, काउंट करता है, तो आपका अपना फैशन सेंस कैसा है और आपका अपना जो स्टाइल आइकॉन है वो आप किसको मानती हैं? मेरी जो स्टाइल आइकॉन है वो लेडी डायना है। मैं बचपन से उनकी मुझे याद है आई थिंक उनकी ब्यूटी और जिस तरह उनका एक ऑरा था, उनकी आइज़ में जो एक कॉन्फिडेंस होता था ना, वो मुझे चाहिए होता था। मैं ये कोशिश करती थी कि ये कॉन्फिडेंस हर औरत में होना चाहिए। वो जिस तरह से चलती थी, वो जिस तरह से बात करती थी, उनकी एक जो जेंटल उनके अंदर एक इंग्रेडिएंट था, वो मुझे उनका बहुत पसंद है। आई थिंक अभी भी मेरी जो स्टाइल आइकॉन है वो शी इज़ लेडी डायना। बहुत सारे लोगों के लिए वो आइकॉन है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे ये बताइए कि आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं? हमारे एक्चुअली मॉडलिंग में होता ये है कि हम जो फ्रीलांस मॉडल, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से बहुत एजेंसीज आ गई हैं। मैं जो हूँ एक फ्रीलांस मॉडल हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मेरा जो है डिपेंड करता है कि आई चूज़ ब्रांड्स, आई चूज़ जो मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अभी मेरा जो काफ़ी सारे वो जो है वो लाइंड अप है शूट्स जो हैं, जैसे सैफायर हो गया। अच्छा, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हो गया, ज़ैनब चुटानी हो गया, शमाइल अंसारी हो गया, निदा असगर हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत सारी मॉडल्स ऐसी होती हैं जो कि एक्टिंग की तरफ आ जाती हैं, तो आपका एक्टिंग की तरफ आने का कोई इरादा? जी, मेरा एक्टिंग की तरफ एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम एक्टिंग, बट वो लिंक से लिंक्स होते हैं। मुझे मॉडलिंग से इतनी अच्छी
जो है वो ऑफर्स आने लगी तो वो बेचारी जो एक्टिंग है वो रुक गई। मेरा इरादा है लेकिन अभी मॉडलिंग ने मुझे इतना जकड़ा हुआ है। उस दिन भी मुझे पीसा पे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा क्या इरादा है, आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, तो आई सेड यस। बट अभी मॉडलिंग पे इतना मेरा जो है वो फोकस है और इतनी मैं जैम पैक्ड हुई हूँ मॉडलिंग में, क्योंकि कमिटमेंट्स जो होती हैं वो हमारी 6 months 1 year तक होती हैं। जो कैंपेन्स आ रही होती हैं, जैसे अगर लॉन आ रही है तो वो ज़ाहिर है वो हमारी समर्स के लिए होगी, तो वो 1 साल 6 महीने पहले से मॉडल बुक होती है, तैयारियां होती हैं, पाकिस्तान में होना है या पाकिस्तान से बाहर होना है, तो ये पूरा एक शेड्यूल जो है वो पहले से जो है वो प्लान होता है। तो अभी जो है फ़िलहाल मॉडलिंग पर ही फोकस है, बट या आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग ऑल्सो। बिल्कुल, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है आपके लिए, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो आपको अगर थोड़ा सा जो मॉडलिंग ने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उससे आप थोड़ा सा अपने आप को साइड पे करके अगर एक्टिंग की तरफ आती हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। और इसी तरीके से ज़बरदस्त आप काम करती रहें, अवार्ड्स पर अवार्ड्स जीतती रहें, नाम रोशन करती रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फ़हमीन अंसारी, आपका वक्त दिया आपने हमारे प्रोग्राम में आकर। नाज़रीन, फ़हमीन अंसारी से हमने आपकी मुलाकात कराई, बड़ी ज़बरदस्त मॉडलिंग करती हैं और बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी इन्होंने जीता। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सारे सेगमेंट्स हमारे साथ अभी मौजूद हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला अपने अख्ताम को पहुंचा। अब सेमीफाइनल्स होने हैं। 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी और उसके बाद फैसला होगा कि फ़ाइनल में कौन जीतता है और फिर फाइनली ये ट्रॉफ़ी कौन उठाता है। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर यासिर हमीद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान जब सेमीफाइनल खेलने के लिए उतरेगा तो सूरत हाल क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, पाकिस्तान का जो इस वक्त परफॉर्मेंस का जो सिलसिला जा रहा है, हमने देखा 5 मैच जीते उन्होंने, नाकाबिल शिकस्त रही पाकिस्तान की टीम। अब जब ये टीम सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान में उतरेगी तो उस वक्त सेमीफाइनल का कितना प्रेशर होगा हमारी टीम के जहन में? देखें, इस परफॉर्मेंस का प्रेशर तो नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान टीम माशाल्लाह यूनिटी के साथ खेल रही है और वो कहते हैं ना कि एक्सीलेंस अट्रैक्ट द सक्सेस। बिल्कुल। तो जब आप एक्सीलेंस की तरफ जाते हो तो सक्सेस खुद ही आती है। तो वो उसकी मिसाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त, क्योंकि यूनिटी के साथ खेल रही है, डिसिप्लिन के साथ खेल रही है। और आई रिमेंबर कि मैं जब यहाँ पे बैठा था और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था और हम यहाँ पे प्री मैच मैं 15 मिनट के लिए आया था आपके पास सुबह। तो जब मैं वापस मतलब गेम ऑन है शो करके जब घर पहुंचा तो टीम जा चुकी थी। तो मतलब वो इस किस्म के कोई शॉक्स लगे ना, तो लड़के जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैदर हुए हैं, वो अपना 100% बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से नीड ऑन एन ऑफ एन आवर कि पाकिस्तान की क्रिकेट कुछ ऐसा करे कि हमारे मुल्क में खुशियाँ आएँ दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, खुशियाँ। अच्छा, अब हमारा जो है वो जीत का एक मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन वो जो सेमीफाइनल होता है वो डू और डाई वाला मरहला होता है ना, तो उसके हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त का कितना प्रेशर हमारी टीम ले सकती है? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें ना ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट्स द कंपैरिजन, क्या मतलब। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तगड़ी है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने जो इंडिया को हराया है, ठीक है, और वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा हराया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम का मोराल इस वक्त नंबर 1 पे है। इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड अपना मैच हारी है, ठीक है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी ग्रुप स्टेजेस में पीछे छोड़ दिया। अब आ गया सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, नो डाउट, क्योंकि बड़ा गेम है और इसमें लेकिन पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि वो शॉक्स ऑब्जर्वर हैं। जिस तरह शुएब मलिक ने रात को खेली थी, ठीक है, परसों 18 बॉलों पे 50 किए उसने, तो आई मीन उसने अपना बेस्ट दिया। तो आप देखो एक ऐसा प्लेयर जो कि 18 बॉलों पे 50 किया और उसको नज़र आ रहा है कि उसका लास्ट वर्ल्ड कप है, तो उसने स्टेटमेंट दी कि नहीं मैं अभी और खेलूँगा, इसका मतलब अगले वर्ल्ड कप में भी नज़र आएगा। तो ये अच्छी बात है। फिर एक एक्स फैक्टर जो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आसिफ अली की सूरत में जो मिला है, जो कि 10 बॉलों पे 30 भी हो तो वो कर सकता है। 7 बॉलों पे उसने टोटल वर्ल्ड कप में पिछले मैच में जो मैन ऑफ द मैच हुआ था 7 बॉलें खेला था और मैन ऑफ द मैच हो गया।
और वो आईसीसी का इस वक्त वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट हो गया। मतलब आप देखो 19 बॉलें टोटल खेला है वो, और वो आईसीसी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट हो गया। तो ये अल्लाह ताला की मैं यही हमें तो यही नज़र आ रहा है कि अल्लाह की मेहरबानी है। और बिल्कुल इस पे अल्लाह का शुक्र। जो हमारा ओपनिंग पेयर है वो तो बड़ा अच्छा सेटल हो चुका है, लेकिन हमें एक छोटा सा वीक लिंक नज़र आता है फ़खर जमान की सूरत में, वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए। ये क्या सिलसिला है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा है, वीक लिंक है, लेकिन फ़खर जमान का हमें पता है कि वो किसी मैच में भी कर सकता है। तो वो मे भी वो सेमीफाइनल और फाइनल हो, ठीक है क्योंकि सब ने परफॉर्मेंस दे दी है, फ़खर रह गया, तो मे भी उसका वो मैच हो। तो एक आध तो वीक लिंक होना भी चाहिए, ठीक है, टीम में, ताकि वो भी कभी स्ट्रांग हो सके। सही नज़र ना लगे ना। अच्छा, अब जो टीम कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है, जो 11 खिलाड़ी उतरे हैं मैदान में, क्या आपको लगता है कि उनमें कोई तब्दीली होनी चाहिए इस टीम कॉम्बिनेशन में? अगर चेंज करनी होती तो पाकिस्तान आखिरी मैच में करता या उससे पहले मैच में करता, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया था। मेरे ख्याल से मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजमेंट इस चीज़ की तरफ जा रही है या इस चीज़ की तरफ सोच रही है। उसकी वजह ये कि यार 2 मैच हैं और बस, और टोटल पहले 4-5 मैच खेले, तो ये तो हम वैसे ही हंसी खुशी में खेल जाते हैं लड़के, तो थकावट वाला तो कोई आंसर है नहीं। तो और टीम इतना बुरा भी नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल से चेंज करना थोड़ा सा इस वक्त एक अच्छा मतलब डिसीजन ऐसा वैसा नहीं होगा कि यार अगर हो भी जाए तो मेरे ख्याल से फ़र्क भी नहीं पड़ना, अगर ना हो तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं। इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं तो आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो बाकी 3 टीमें हैं पाकिस्तान के अलावा, आपको उन बाकी 3 टीमों में से किसका पोटेंशियल बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है? कौन सी टीम जो है वो कोई मार्का सर अंजाम देने की सलाहियत रखती है? हाँ, ये वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो इंग्लैंड का है, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड इज़ अ पावर हाउस। अगर आप देखें जेसन रॉय, उसके अनफिट होने के बावजूद भी अगर आप उनकी बैटिंग लाइन को देखें तो उनके पास फिनिशर भी है, उनके पास लिविंगस्टन की तरह एक ऐसा प्लेयर है कि जो, लेकिन जेसन रॉय को उनका बहुत बड़ा ब्लो हुआ है। मेरे ख्याल दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट, जिस तरह नासिर हुसैन ने भी कहा था, बिगेस्ट मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर इंग्लैंड। तो क्योंकि वो 5 ओवर्स में गेम इधर से उधर कर देता है। हाँ, अगर ऊपर से 2-3 आउट हो जाते हैं उनके, फिर हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो लास्ट उनकी होप है वो है क्रिस वोक के बाद उनकी बैटिंग बिल्कुल ख़त्म है। लेकिन मॉर्गन जो है हम उसको फिर देख रहे हैं कि वो फिनिश कर रहा है। तो इंग्लैंड के मेरे ख्याल से इट्स रियली पावर हाउस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर हमीद साहब, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से, बेस्ट विशेज़ हैं हमारी, बहुत सारी दुआएं हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। दुआ यही है कि ऑस्ट्रेलिया को हराए और उसके बाद फाइनल में जो टीम भी सामने आए उसके साथ अपने सारे बदले पूरे करें और वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आएँ। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेज़ी से तब्दीली आती है और ये तेज़ी जो है वो ऐसी तेज़ी होती है कि इंसान पलक झपकता है और सब कुछ तब्दील हो जाता है। आजकल एक इस्तिलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और वो है NFT, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये NFT क्या है, कैसे लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं और कैसे करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, ये सारा मामला क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सोचने की कोशिश भी करते हैं तो वो दुनिया जो है वो आगे बढ़ जाती है। NFT, डिजिटल असासे, डिजिटल आर्ट, ये क्या चीज़ है, कैसे इससे दुनिया पैसे कमा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक गरीब आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि पैसे वैसे कमा ले जी। अब जब वो देखता है कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई नई चीज़ें आ रही हैं तो अव्वल तो उसे समझ में नहीं आती है, और जितनी देर में उसे समझ में आती है चीज़ उस वक्त तक वो ख़त्म हो चुकी होती है और नहीं आ जाती है। ये NFT क्या बला है, ज़रा आसान अल्फाज में समझा दें। जी, आसान अल्फाज में NFT, जैसे आपने जिक्र किया, डिजिटल असासे हैं। अब जैसे आपके असासों में आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपका बैंक बैलेंस है, इसी तरह आप इमेजिन करें कि इंटरनेट की दुनिया में आपके पास आपकी गाड़ी हो, आपका बैंक बैलेंस हो और आपका अपना एक घर मौजूद हो। तो इन सिंपल टर्म्स जो आपका वर्चुअल वर्ल्ड है, विच इज़ द इंटरनेट वर्ल्ड, वहाँ पे जो आपके असासे हैं वो कहलाते हैं नॉन फंजिबल टोकन के एसेट्स। अब इसे आप फिजिकल वर्ल्ड में भी ला सकते हैं। जैसे मिसाल दी जाती है कि मोनालिसा का पोर्ट्रेट है। अब मोनालिसा के पोर्ट्रेट में आप उसे 1000 हिस्सों में डिवाइड कर दें और एक एक हिस्सा 1000 बंदों को दे दें, ठीक है, तो हर बंदे के पास एक NFT टोकन, जैसे नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि उसके 1/1000 की मालियत जो है वो मोनालिसा की उनके पास, लेकिन वो असली तस्वीर के टोकन, असल तस्वीर, एग्जैक्टली। अच्छा। अब इसमें जो हाइप क्रिएट हुई है वो
एक साल से ज़्यादा से ही चल रही है, लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो 12 अरब रुपए की एक डिजिटल पेंटिंग का ऑक्शन हुआ है। बीपल कहते हैं उसे, बीपल के नाम से। वहाँ से ये ट्रेंड चला और फिर लोगों ने बेतहाशा अपने डिजिटल असासे जो थे, नेशनल फुटबॉल टीम NBA जो US की फुटबॉल सॉरी बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उनकी कुछ पिक्चर्स थी जो उन्होंने डिजिटली ऑक्शन की हैं। उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए। हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने अपनी डिजिटल इमेजेस को NFT के थ्रू ऑक्शन किया है। उन्होंने कोई 10-12 करोड़ रुपए एक तस्वीर से कमाया। तो ये इन अ नटशेल आपके असासे हैं जो कि इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। अच्छा, अब एक नॉर्मल आदमी जो है वो किस तरीके से ये असासे क्रिएट कर सकता है? ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके तो अब एक तस्वीर वैसे ही बेचें तो करोड़ों रुपए की बिक जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जो कि हमें एज अ नेशन इसे कैपिटलाइज करना चाहिए। अब आई डोंट नो कि कितने अरसे तक लास्ट करती है, बाकी बबल्स की तरह कुछ अरसे में जब तक आ रहा है तब तक कर, लेकिन जब तक है कोई एक आध करोड़ मिल जाए। बिल्कुल। तो इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, ओके, आपके डिजिटल आर्टिस्ट हैं, एनिमेटर्स हैं जो कि कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अभी साथ साथ आपने ऑफ कोर्स मेटावर्स का भी आप सुन रहे होंगे कि फेसबुक ने अपने आप को मेटावर्स मेटा कर दिया। तो मेटावर्स का इससे भी ताल्लुक NFT से इस तरह है कि मेटावर्स आपकी एक डिजिटल दुनिया होगी। जैसे हम फिजिकली यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वैसे मैं स्टूडियो में आके आपके साथ बातचीत करूँगा। ठीक है, घर बैठे ही हम अपना वो VR गियर पहनेंगे, 2 हमारे पास सेंसर्स होंगे और हम एक वर्चुअल दुनिया में आ जाएंगे जिसमें आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अपॉर्चुनिटी जो है वो एनिमेटर्स के लिए है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए है कि वो कंटेंट प्रोड्यूस करें और फिर उस कंटेंट को मार्केट करें। इसी तरह ऑक्शन हाउसेस या एक्सचेंजेस होती हैं जो कि ट्रेड करती हैं आपके डिजिटल असासों को बिटवीन वेरियस पीपल्स। अच्छा, बैंक्स हैं, डिजिटल बैंक्स हैं जिसमें आपके असासे जो आपके NFTs हैं वो अगर मैंने आपको सेल करने हैं, आपने मुझे सेल करने हैं, वो थ्रू एक्सचेंज जा सकते हैं। सो बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक एनिमेटर हूँ या एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, मैंने एक तस्वीर बनाई और मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है, वो मैंने बनाई, या 8-10 तस्वीर का मैंने एक मजमुआ, एक कलेक्शन सा बना दिया। अब मैं उसे ऑक्शन करने के लिए किसी NFT मार्केट में लेकर जाऊँगा। बिल्कुल, दैट वुड बी द प्रोसेस। जी एब्सोल्युटली। आप अपनी मार्केट प्लेस खुद बना सकते हैं। अच्छा। आप मार्केट में ले जा सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आपको ब्रिक एंड मोर्टार की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ये असासे बनाएं। लेट्स से लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा जो है वो आपने बना दिया, या आईफल टावर आपने डिजिटली बना दिया। हाँ। अब वो आपकी मेटावर्स का पहला आईफल टावर है। ठीक है। अब पूरी दुनिया जो है वो कोशिश करेगी किसी तरह हम मेटावर्स का जो पहला आईफल टावर है उसे खरीद लें। हाँ। अब जो शख्स ये बनाएगा, बेशक वो लेट्स से कहीं दूर दराज के इलाके में बैठा हुआ हमारा पाकिस्तानी बच्चा क्यों ना हो, जिसे डिजिटल स्किल्स उसके अच्छे हैं, तो वो भी अरबों रुपया कमा सकता है। सो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने लीनिंग टावर ऑफ पीसा बनाया, अब वो जो डिजिटल वर्ल्ड में उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस, एक तो मुझे वो अभी थोड़ा सा समझना है, और दूसरा ये कि अगर मैंने वो लीनिंग टावर बना दिया तो मुझ पर कोई कॉपीराइट ना लगा देगा कि भाई तुमने हमारा टावर कैसे बना दिया। अच्छा, NFT की खूबसूरती ये है कि ये आप इसमें ओनरशिप की तस्दीक कर सकते हैं। NFT बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करता है ब्लॉकचेन, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो मैं इस शो में नहीं जिक्र करना चाहूँगा। लेकिन ब्लॉकचेन का मकसद ये है कि हर चीज़ की तस्दीक हो सके, काबिल तस्दीक चीज़ है। अगर लेट्स से ये टेबल आपकी शजरा नसब जिसे कहते हैं हम, आप ये समझ लें कि शजरा नसब बिल्कुल एग्जैक्टली, जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर आप उसे कोशिश भी करेंगे तब्दील करने की, तो उसमें इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं कि वो अपने आप को ऑटो करेक्ट कर लेगा। तो अगर अवैस ने एक लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा बना दी है, उसके नीचे आपके सिग्नेचर्स हैं कि ये अवैस की डिजिटल तख्लीक है, तो ये आपने बनाया, तो नोबडी कैन कम एंड चेंज दैट। तो सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंशिएटर ही ये है, क्योंकि पहले भी लोग डिजिटल असासे बना रहे थे, डिजिटल क्रिएशंस हो रही थी, लेकिन व्हाट एक्चुअली चेंज दिस इज ब्लॉकचेन या NFT, कि अब आपकी जो भी डिजिटल क्रिएशन है वो काबिल तस्दीक है कि ये आपकी मलकियत में है। और अब जब आपको किसी चीज़ को तस्दीक कर सकें आपकी मलकियत, फिर आप इसे फ़रोख्त कर सकते हैं। सही है। और अगर आप फ़रोख्त करें, आपको जो चाहे दुनिया में लोग हैं जो उसे अपनाना चाहते हैं, आपके ये खरीदने वाले लोग कौन होते हैं? इतनी महंगी जो आर्ट खरीद रहे होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? हर शोबे में एंथुजियास्ट हैं। अब जो पिकासो और लियोनार्डो डा विंची या विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स हैं, वो भी इसी तरह लोग खरीदते हैं। तो ये उसी तरह के लोग हैं जो कि कदरदान हैं इस चीज़ के,
और आपको पता है जो आने वाला दौर है वो डिजिटल वर्ल्ड है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स गेम्स खेल खेल के बड़े हो रहे हैं। तो उनके जहन में जो असासों की विजुअलाइजेशन है वो डिजिटल की ज़्यादा है बनिस्बत आपके फिजिकल। मेरे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तो ये मैंने घर बना दिया है, उसके अंदर ये मेरा दरख्त है, ये फलानी चीज़ है, अच्छा ये तुम्हारी है। तो हम तो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो सब ऐसे ही वर्चुअल है जिसका कोई फायदा नहीं है, और कोई फिजिकल कोई खेत वेत बना लो तो जिंदगी में तुम्हें फायदा मिल जाएगा, लेकिन अब उस वर्चुअल का भी फायदा वो उठा सकते हैं। बेशक वर्चुअल का फायदा, बल्कि आने वाले दिनों में अगर ये इसी मोमेंटम से टेक्नोलॉजी चलती रही तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो बिल्कुल बैरन हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ आपके खेत, और खेत भी क्या इंसान ही होंगे बस, जी सिर्फ आपके जी रेगिस्तान रह जाएंगे। और लोग अपने जैसे एक रेडी प्लेयर वन एक गेम है आजकल, सॉरी मूवी है जिसमें इसकी बड़ी अच्छी विजुअलाइजेशन दी हुई है। तो आप सिर्फ अपने पॉड्स में बैठे हुए हैं और वो लिक्विड फूड जा रहा है अंदर, और आप अपने डिजिटल वर्ल्ड में। तो ये बल्कि एक और एरिया है जो कि हमें इस चीज़ में थोड़ा क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉन्डर है कि इसका इफेक्ट हमारी आने वाली जनरेशंस पे क्या होगा। बिल्कुल। तो और जो डिजिटल वर्ल्ड में लेट्स से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके मॉरल आपका कंपस है, जो उससे कैसे रिंग फेंस किया जाएगा। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि हमें अभी तो ये ऑफ कोर्स खेल की बात लग रही है, पैसे कमाने की बात लग रही है, लेकिन सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी के। फाइनली मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब फॉर इंस्टेंस हमने अपने आने वाली नस्लों को इस चीज़ के लिए तैयार करना है ना, जो यंगस्टर है जो या जो बच्चे हैं, अभी मैंने देखा था कोई 10-12 साल के बच्चे ने कोई NFTs कोई बनाए, उसने कोई डिजिटल आर्ट क्रिएट की, वो भी लाखों करोड़ों में नीलाम हुए। हाउ डू यू प्रिपेयर योर किड फॉर दिस वर्ल्ड? वो कौन से वो कोर्सेज होते हैं, कोई पढ़ ले बंदा जाकर बच्चा NFT को या कोई जो है वो डिजिटल आर्ट को, ताकि वो उस चीज़ को समझे और फिर उसके बाद उस मैदान में खेले? ये बच्चों की टू अर्ली अभी तक नहीं, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसे उजागर करना चाहिए। यानी कि आप बच्चों पे कोई चीज़ इम्पोज ना करें कि जी तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आई थिंक एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और फिर उसी के ऊपर हार्नेस करें, उसी में उसे इनकरेज करें। There are kids who love art. Absolutely. तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। अब देखा जाए तो जो आर्टिस्ट हैं सडनली उनकी वर्थ इज गॉन मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि ये मेटावर्स और NFT के बाद आर्टिस्ट इस टाइम पे पूरी दुनिया में लोग उन्हें हायर कर रहे हैं, लोग जल्दी से कंपनीज बना रहे हैं ताकि इस चीज़ को कैपिटलाइज करके और मौके से फ़ायदा उठाया जाए। ओके तो ये जो मौका है, ये वो जो मौका वाला जो गाना आता है ना, बस ये है वो मौका जिसको आप लोग जो इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है? रिस्क इसमें एक तो रिस्क आपका सोशल रिस्क है। लेट्स से आप अपने जो आपका सोशल फैब्रिक है वो चेंज हो गया, आपके माशरे पे क्या असर पड़ रहा है। फाइनेंशियल रिस्क, जी फाइनेंशियल रिस्क इज नॉट मच। आई मीन फाइनेंशियल रिस्क है कि आपने चीज़ें क्रिएट करनी है। आपने बिल्डिंग के लिए तो आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको लेबर चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। डिजिटल क्रिएशन के लिए आपको सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए। ऑल यू नीड इज कंप्यूटिंग पावर एंड योर ब्रेन। सो क्रिएटिविटी इज योर बिगेस्ट। क्रिएटिविटी इसकी जी। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपने। नाजरीन, क्रिएटिविटी की दुनिया है, IT की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और इस दुनिया के लिए प्रिपेयर होना जो है वो हम सब के लिए ज़रूरी बन ही गया है। तो अब हमें भी प्रिपेयर होना है और अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी प्रिपेयर करना है, लेकिन ज़रा सोच समझ के उसके रिस्क को एनालाइज करके। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। फ्रांस में हिजाब के हक में एक कैंपेन का आगाज़ हुआ, लेकिन वो कैंपेन फ्रांस के हुक्मरानों के प्रेशर के बायस बंद कर दी गई। ये कैंपेन क्या थी, क्यों बंद की गई ये कैंपेन, इस हवाले से हम बात करेंगे। फ्रांस से सहाफ़ी जनाब यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यूनुस साहब, ये बताइए कि ये जो कैंपेन थी हिजाब के हक में, ये असल में थी क्या? देखिए, ये एक ऑनलाइन कैंपेन थी, मुहिम थी, और ये गुज़िश्ता हफ्ते जो है शुरू हुई थी। इसका जो बुनियादी मकसद था ये मजहबी आज़ादी के हवाले से था, और स्कार्फ के हक में एक वीडियो उसमें दिखाई गई थी। उस वीडियो में जो है 2 ख़वातीन दिखाई गई थी, और एक ने स्कार्फ पहना हुआ था, दूसरे ने स्कार्फ नहीं पहना था, और उसमें ये बताया गया था कि माशरे की खूबसूरती इसी में कि तमाम जो मज़ाहब है उनकी रिस्पेक्ट की जाए। तो बुनियादी तौर पर इस मुहिम को यूरोपियन यूनियन ने भी सपोर्ट किया था, और काउंसिल ऑफ यूरोप ने के प्लेटफार्म से इस मुहिम को लॉन्च किया। तो ये जो कैंपेन थी जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब को इज्जत देने की बात हो रही थी, यूरोपीय यूनियन की सपोर्ट से ये कैंपेन शुरू हुई थी, उसको मतलब फ्रांस के कहने पर क्यों बंद कर दिया गया? फ्रांस को एतराज़ क्या था इस कैंपेन पर?
देखिए, फ्रांस को जो इतराज़ था वो माशरती तौर पे था। उनका कहना था, जो यहाँ पे फ्रेंच हुकूमत भी थी, अपोजिशन भी थी, उनका ये कहना था कि ये हमारे इक़दार से, हमारे कल्चर के ये मुनाफी है। यहाँ के जो सियासतदानों के बयानात आए थे, उन्होंने कहा था कि जो फ्रांस के अंदर 7 मिलियन तक मुस्लिम आबाद है, जिनमें जो भी हिजाब पहनना चाहें उनको आज़ादी है। लेकिन अगर हम ये नहीं कह सकते कि हिजाब पहनना आज़ादी है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और इस वजह से फ्रांस ने इसकी मुखालफत की थी, जिसके बाद यूरोप कौंसिल ऑफ यूरोप ने इस मुहिम को, जो ऑनलाइन जो डेटा था वो उन्होंने हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इसको मज़ीद बेहतर तौर पर पेश करेंगे। तो फ्रांस हुकूमत और अपोजिशन दोनों का यही कहना था कि इस मुहिम का जो बुनियादी मकसद है वो यूरोपियन इक़दार के मुनाफी है, और इस वजह से इसकी मुखालफत की गई थी। एक अजीब सा एतराज़, लेकिन उस अजीब से एतराज़ के बाद ये कैंपेन बंद कर दी गई। यूरोपीय यूनियन क्या इतना बेबस है फ्रांस के आगे? फ्रांस क्या इतना ताकतवर है? जी, कौंसिल ऑफ यूरोप का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में है, और इसके 47 रुकन ममालिक है। इसकी बुनियादी तौर पर फ्रांस इसका एक अहम मुल्क है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन में भी और कौंसिल ऑफ यूरोप में भी बुनियादी तौर पर फ्रांस और जर्मनी एक अहम मुल्क है। और इस हवाले से फैसलासाजी के हवाले से भी इसकी जो है ना अपनी एक अहमियत है। इसी वजह से जो ये मुहिम है, इन्होंने ऑनलाइन जो ट्विटर पे इसको जो वीडियो वायरल की गई थी वो हटा दी थी। और फ्रांस फैसलासाजी के हवाले से, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट में हो, चाहे कौंसिल ऑफ यूरोप में हो, उसमें इंतहाई अहम है। फ्रांस और जर्मनी इस वक्त मुख्तलिफ जो यूरोप के जो प्लेटफार्म है, और इस कौंसिल ऑफ यूरोप के जितने भी ममालिक है वो ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक है। तो इस हवाले से, इस वजह से इनकी बात सुनी गई है। सही। तो ये फ्रांस की कौन कौन सी बड़ी शख्सियात, सियासी शख्सियात जो थी इस कैंपेन के खिलाफ थी? देखिए, यहाँ पे इस कैंपेन में तो जो सदारत, जो अभी मौजूदा हुकूमत है, मैक्रोन की हुकूमत, उनके आला अहदेदारान ने भी इसके हवाले से बयानात दिए थे कि हम इस कैंपेन को हमारे माशरे के लिए खिलाफ है। लेकिन अब देखिए, इसको हम इस नज़र में देखते हैं कि आगे अप्रैल 2022 में जो है इलेक्शन, सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। और यहाँ पे जो दो सदारती उम्मीदवार हैं, जो मेरी ले पेन है और एक और दूसरे, उन्होंने भी इस मुहिम की मुखालफत की थी। ये जो दोनों सदारती उम्मीदवार हैं इंतहाई दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी है जो लेफ्ट से ताल्लुक़ रखती है, उनकी कुछ सेनेटर ने भी इस मुहिम के ऊपर तनकीद की थी, और उन्होंने यही कहा था कि ये हमारे माशरे के खिलाफ है। जो हिजाब पहनना है वो हर एक का हक है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये आज़ादी है। हिजाब पहनना आज़ादी है, हिजाब पहनना आज़ादी नहीं है। सही। और कौन कौन सी ऐसी शख्सियात थी, कोई ऐसी भी थी जो कि इस मुहिम के हक में हो? देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ NGOs जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो तो इस हवाले से जो है उन्होंने अपने एतराज़ात दिए। लेकिन अगर हम सियासी तौर पे देखें तो फ्रांस में चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे वो राइट का हो, किसी भी सियासी फिगर ने इसकी हिमायत में कोई भी सपोर्ट नहीं किया। और उनका बुनियादी तौर पे ये कहना है कि हम एक फ्रांस में जब रहते हैं तो हमने अपने फ्रांस के माशरे के, फ्रांस के इक़दार के हवाले से बात करना है। ये मजहबी इशू नहीं है, ये हमारे कल्चर का इशू है। तो इस वजह से यहाँ पे हम जो पॉलिटिकल हम पर्सनालिटीज़ देखते हैं, हम किसी को भी हमने नहीं देखा कि वो इसने इस मुहिम की हिमायत की हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि जो फ्रांस में मुसलमान रहते हैं उनका इस पर क्या रद्द-ए-अमल था, ख़ास तौर पर जब इस तरह की कैंपेन्स जो कि उन्हें आज़ादी फराहम करने के लिए हों वो ख़त्म कर दी जाती हैं, तो उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? देखिए, जो यहाँ पे जो है फ्रांस में हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि 7 मिलियन के करीब आबादी है। यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वो भी 2 ग्रुपों में बटी हुई है। एक जो जो बड़ा ग्रुप है वो यही समझती है कि जो फ्रांसीसी हुकूमत जो कह रही है हम वो हमारे लिए बेहतर है। एक जो अक़लियत में है वो थोड़ा सा उसमें मजहबी ग्रुप्स आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। जैसे पिछले दिनों यहाँ पे कुछ मसाजिद पे पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हुकूमत फ्रांस ने कहा था कि ये वो मसाजिद है जिनको फंडिंग बाहर
के ममालिक से होती है और जिनके इमाम भी बाहर से आते हैं। ये तुर्की के कुछ मसाजिद थे जिनके फंडिंग तुर्की से होती थी और उनके जो इमाम भी थे। तो हुकूमत ने, फ्रांस ने ये नए कवानीन बनाए थे कि जो भी मसाजिद है वो गैर मुल्की फंड्स के साथ जो चलेंगे उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी। और मुसलमान कम्युनिटी का भी कुछ इस हवाले से मुखालफत कर रहे थे, कुछ हक में थे। तो इसमें मिला जुला रुझान देखने में आता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और फ्रांस की इस कैंपेन के हवाले से बात कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।